नाज़रीन, इसराइल की ये जो स्ट्रेटजी है हर किसी को थ्रेट करने वाली, ये अल्टीमेटली जो है वो बैकफायर करेगी। इसका नतीजा जो है वो उलट इसराइल के ऊपर जरूर आकर रहेगा। देखिए, इसराइल का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, वो इस तरह से डिजाइंड है कि दैट इज बैक्ड बाय यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज और सपोर्टेड बाय रीजनल पार्टनर कंट्रीज। ठीक है, इस पूरे फ्रेमवर्क के अंदर अमेरिका की सपोर्ट, ताकत, टेक्नोलॉजी, वेपन्स, ये सारे हैं। लेकिन जो रीजनल कंट्रीज हैं, मिसाल के तौर पर जॉर्डन ने इसराइल की तरफ जाने वाले मिसाइल रोके, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, ठीक है ना, तो ये सारे पार्टनर कंट्रीज हैं। तो इसराइल का ये सारा फ्रेमवर्क जो है वो पार्टनर कंट्रीज के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो अब इसराइल जो है वो इन पार्टनर कंट्रीज को जो है थ्रेट कर रहा है, जिसमें मिस्र है, जिसमें जॉर्डन है, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया के साथ नॉर्मलाइजेशन प्लान थी, लेकिन अब वो मामला बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। यमन की वजह से, सोमाली लैंड की वजह से, शाम की वजह से, टर्की, आप देखिए टर्की के साथ यानी उर्दुगान की मुलाकात भी तो नेतन्याहू के साथ हो चुकी है, और उर्दुगान जो है वो इसराइल का दौरा भी करने वाले थे। 7 अक्टूबर से पहले ये प्लान हो रहा था। तो ये एक चीज है कि पार्टनर कंट्रीज को, क्योंकि ये सारे मिलकर तो ईरान के खिलाफ लड़ रहे थे, अब ये इसराइल जो है वो पार्टनर कंट्रीज के खिलाफ जो है वो उसने महाज खोल दिया। तो इसका नतीजा जो है वो उल्टा निकलेगा। इसराइल को इतना ताकतवर नहीं है कि वो हर किसी को ढेर करता चला जाए। बुनियादी बात यह है कि रीजनल कंट्रीज की खामोशी की वजह से इसराइल ये सारा कुछ कर रहा था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें नेतन्याहू के पॉलिटिकल गोल्स भी शामिल है, क्योंकि 2026 जब इलेक्शन का साल है, और इसमें नेतन्याहू ने क्या कामयाबी हासिल की है, यानी क्या हमास को वो खत्म कर सका है, क्या ईरान में वो रजीम चेंज कर सका है, तो उसको कुछ ऐसा करना है कि वो हेजेमोनिक लगे और विक्टोरियस लगे, ठीक है ना। तो ये इसमें जो सारी स्ट्रेटजी है, ये जरूरी नहीं कि इसके पीछे को विजडम हो, इसमें इसके पीछे को लॉजिकल हो, यानी इसमें पॉलिटिकल जो नेतन्याहू के गोल्स हैं वो भी शामिल हैं। और दूसरा, ज़ायनिस्ट एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उनको जितनी भी एक्सपेंशन करनी है उनको अभी करनी है जब ट्रंप वहां वाशिंगटन के अंदर मौजूद है, तो वहां से एक मुकम्मल सपोर्ट है। और रीजन में तो टर्की की ताकत बढ़ रही है, ईरान की ताकत बढ़ रही है, ठीक है ना। तो यहां पर पावर डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे आने वाले टाइम में। तो जितनी एक्सपेंशन करनी है अभी करनी है। और दूसरा, वो ये चाहते हैं कि मुख्तलिफ मुल्कों को डिस्टेबलाइज कर दिया जाए, यानी मिसाल के तौर पर शाम है, उसको अगर एक अननोन फ्यूचर की तरफ धकेल दिया जाता है, एक सेंट्रल अथॉरिटी वहां पर नहीं रहती, तो इसराइल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वहां पर एक्सपेंशन जो है वो करता रहेगा, क्योंकि जितना क्योस होता है उतने ज्यादा अच्छा खेल वो जो है वो खेल सकते हैं। तो ये बहरहाल उसकी पॉलिसी है। इस तनाजुर में हम बात करेंगे। और जो रीजनल कंट्रीज ने सबसे बड़ी मिस्टेक की है, अब इसका वो अजाला कैसे करेंगे कि फलस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा था, जो मजालिम हो रहे थे, इसका मतलब यह नहीं कि ये चाहते थे कि वो हो, ये चाहते थे कि इसको रोका जाए, लेकिन इन्होंने एक तो प्रैक्टिकली नहीं रोका, और ये इजरायली एम्बिशंस को नहीं समझ सके। इजरायली एम्बिशंस को ना समझना कि इजराइल के असल इरादे क्या हैं, ये तो पता नहीं क्या पॉलिसी थी कि उधर जी इजराइल हमास से लड़ रहा है, जो ही हमास का खात्मा हो जाएगा हमारी इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी और यहां से एनर्जी कॉरिडोर्स बनेंगे। पता नहीं ये क्या पॉलिसी। तो इजरायली एम्बिशंस को ना समझना और इजराइल को खुली छूट दे के रखना इतने टाइम के अंदर, और अब वो इनके बॉर्डर्स तक पहुंच रहा है, ये इनकी सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी। अब ये इसका अजाला कैसे करेंगे, ये बहरहाल देखना है। इस तनाजुर में हम बात करेंगे चाइना से जो खबर आ रही है। चाइना ने पूरी तरह से उस वक्त ताइवान को घेर लिया। ये चाइना की वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्रिल्स हैं जो उस वक्त हो रही हैं पूरे ताइवान को। ये पहली बार इस तरह से हो रहा है कि पूरे ताइवान को जब वो ब्लॉकेड चाइना ने इस वक्त कर लिया है। और जो नाइजर कंट्री है, नाइजेरिया के साथ कंट्री है नाइजर, वहां से भी बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। वहां पर उन्होंने जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया है। ये नाइजर, बर्किनो फासो और माली, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंट्री हैं, और यहां पर जो है वेस्टर्न कंट्रीज को निकाला गया, यानी उनकी जो मिलिट्री प्रेजेंस थी, उनकी जो बेसेस थी, उनको खत्म किया गया है। इसलिए अमेरिका और वेस्ट को ये मुल्क जो है, इनकी लीडरशिप जो अभी आई है और मिलिट्री लीडरशिप है, वो पसंद नहीं है, क्योंकि उसने इनकी बेसिस खत्म किया, और वो रशिया के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ ज्यादा अलाइन है। तो अब नाइजर के अंदर हालात बड़े खराब हो रहे हैं, और नाइजर के साथ ही नाइजेरिया है, ठीक है ना। तो यानी नाइजेरिया में अमेरिका अटैक कर रहा है, नाइजर के अंदर ये सूरत हाल पैदा हो रही है, ऊपर लीबिया है, जहां पर लिबियन ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें एक सबोटाज शामिल हो सकता है। और तो वो वेस्टर्न अफ्रीका से यहाँ ईस्टर्न अफ्रीका में ये सारा खेल जब जारी है, और इर्द गिर्द यानी सूडान, कांगो, ये वो इधर इन तमाम मुल्कों में भी जंगें जारी हैं। अच्छा जी, अब खबर यह है कि अबू उबैदा जो है, उनके हवाले से खबर आ रही है, अबू उबैदा जो है वो शहीद हो गए हैं, और अब कंफर्मेशन
रेजिस्टेंस की जानिब से आई है। अटैक पहले हुआ है, यानी आज अटैक नहीं हुआ है, लेकिन आज जो है वो कंफर्मेशन आई है। अबू बैदा जो है वो 2002 से 2025 तक कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान जो रहे हैं। बहुत लंबा अरसा है, मतलब इजराइल इन तमाम सालों में 23 सालों के अंदर मुसलसल कोशिशें करता रहा है उनको असैसिनेट करने की। पता नहीं कितनी बार अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं उनको असैसिनेट करने की। इन 2 सालों में पता नहीं इजराइल ने कितनी ही अटेम्प्ट्स की हैं, लेकिन वो नाकाम रहा है। तो ये बहुत अरसा है, यानी एक शख्स का इतने अरसे सिर्फ गजा के अंदर बैठे रहना, वो बाहर तो कहीं नहीं रहे, गजा में ही थे, 24 साल गजा के अंदर रहे। तो 24 साल वो इजराइल CIA और बरतानिया और जर्मनी और फ्रांस, इन तमाम की इंटेलिजेंस है जब वो, और जाहिर है ये जो रीजनल कंट्रीज हैं ये भी तो इंटेलिजेंस दे रहे होंगे इजराइल को, तो रीजनल कंट्रीज की इंटेलिजेंस भी छुप कर वो 24 साल जब वो वहां पर बैठे रहे। ये बहुत बड़ी बात है, यानी एक तर्जुमान का इतना अरसा रहना ये मामूली चीज नहीं है, और इसमें क्या कुछ नहीं हुआ। तो उनकी शहादत हो गई और आज हमास ने उनकी जगह पर एक नए जो अपॉइंटमेंट है उसका भी अनाउंस किया है। तो ये कुर्बानियों की और शहादतों की वो एक लंबी दास्तान है जो फलस्तीनियों की जारी है, और ये वेस्टर्न जो कॉलोनियल रूल है नाज़रीन उसकी ये आखिरी कॉलोनी है, और बहरहाल इसको अपने इख्तिताम की तरफ जाना है। अब आप जरा देखिए कि इजराइल जो है वो यमन को भी रिकॉग्नाइज करने की इस वक्त कंसिडर कर रहा है, यानी यमन का वो हिस्सा जो यूई बैक्ड ग्रुप्स के पास है उसको भी रिकॉग्नाइज करने की कंसिडर कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, इजरायली मीडिया कह रहा है। आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग सोमालीलैंड, इजराइल इज स्टडीइंग द रिकॉग्निशन ऑफ द यूई बैक्ड एंटिटी इन सदर्न यमन। तो इससे उनको स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन हासिल हो जाएगा रेड सी में अगेंस्ट द अंसारुल्लाह। और अंसारुल्लाह ने कहा कि सोमालीलैंड में इजराइल आएगा तो हमारा निशाना होगा, यानी सोमालीलैंड में भी इजराइल और सदर्न यमन के अंदर भी इजराइल। तो दोनों बॉर्डर्स के ऊपर सऊदी अरेबिया के दोनों बॉर्डर्स पर जब इजराइल आकर बैठ गया तो जाहिर है कि ये तो अफोर्डेबल नहीं है। सऊदी अरेबिया को जो है वो इस तरह से इनसर्कल करना ये बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। तो यानी इजराइल जो है वो सबको इनसिक्योर कर रहा है। अब सऊदी अरेबिया का क्या जवाब गया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये एक नया इकदाम है कि वो सदर्न यमन को एक अलग कंट्री, अच्छा अभी तक उन्होंने भी अपने आप को अलग कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है। सोमालीलैंड तो करता है ना, उसको किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन सदर्न यमन ने तो अभी तक अपने आप को अलग कंट्री डिक्लेयर नहीं किया हुआ, और इजराइल उसको रिकॉग्नाइज करने की भी सोच रहा है। अच्छा जी, उधर अमेरिका के अंदर जो इजरायली लॉबी है उसने अपनी लॉबिंग शुरू कर दी है कि हम भी सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर लें, और वही चेहरे हैं जो मतलब बहुत ज्यादा सपोर्टर हैं इजराइल के, जिसमें टेड क्रूज जो है वो शामिल है, ये अमेरिकन सेनेटर है। और इसने कहा कि इजराइल ने क्या जबरदस्त इकदाम उठाया है, इसने सोमालीलैंड को जो है वो रिकॉग्नाइज किया है, और सोमालीलैंड तो बड़ा स्टेबल और पीसफुल कंट्री है, और यहां पर प्रो अमेरिका डेमोक्रेसी जो है वो लानी चाहिए सोमालीलैंड में, और ये एक आजाद नेशन के तौर पर हमें इसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इट्स अमेरिकन टर्न। इजराइल ने क्या जबरदस्त इकदाम उठाया, अब हमें ये करना चाहिए। और उसने ट्रंप को कहा कि आप फॉर्मली इसको रिकॉग्नाइज करें। और अब जरा देखिए, हम पहले दिन से क्या बात कर रहे थे कि इसमें भी चाइना का मामला आएगा। टेड क्रूज कह रहा है कि ये चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए जरूरी है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो सबसे एक इंपॉर्टेंट तरीन रीजन है वहां पर चाइना बैठा हुआ है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए तो ये इजराइल ने एकदम क्या चाइना के खिलाफ उठाया। तो इजराइल यानी कितने ही लोगों को अपने खिलाफ जो मुतहद कर रहा है, तो चाइना के खिलाफ हमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अच्छा, अगर अमेरिका ये रिकॉग्नाइज करता है, ये अमेरिका की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी। वाई? देखिए, अमेरिका के ऑलरेडी इतने अड्डे हैं, अरब्स उनको अपने अड्डे देकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो सोमालीलैंड को अलग मुल्क बनाने की तरफ इकदाम उठाना ये तो अरब मुल्कों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो अमेरिका एक ऐसा इकदाम उठाएगा जो बरहरास्त अरब कंट्रीज के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा। अभी भी अगर आप देखें तो वो अमेरिका क्या कहता है, फलस्तीन रियासत बना रहे हैं, हमने नेतन्याहू के कान खींच दिए हैं। यानी अपेरेंटली कौन सा उन्होंने ऐसा इकदाम उठाया है, सिस्टमैटिक तरीके से वो चल रहे हैं ना, कि इनको ये लगता है कि नहीं अमेरिका उनके साथ ठीक है मामला लेकर चल रहा, तो ये अपेरेंटली एक ऐसा इकदाम होगा, ये मतलब सूट नहीं करता है अमेरिका को। बहरहाल इजरायली लॉबी वहां पर एक्टिव हो गई, और चाइना को काउंटर करने के लिए ये हमें करना चाहिए। तो इजराइल अपने आप को यानी दो वे में, एक ये है कि वो रीजन में हेजेमोनिक इन सबको इनसर्कल कर रहा है, और वेस्ट में उसका बयानिया क्या है, अमेरिका में बयानिया क्या है कि हम तो चाइना के खिलाफ लड़ रहे हैं। वेस्ट में बयानिया ये है अमेरिका में कि हम तो चाइना, आपकी लड़ाई चाइना से है तो हम तो चाइना के खिलाफ जो वो मैदान में उतर गए। तो जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स हैं उन तक रसाई हासिल करना टेड क्रूज कह रहे हैं, और हमें टेररिज्म के खिलाफ वहां पर जाकर लड़ना चाहिए। और अमेरिका फर्स्ट का मतलब यह है कि हम सोमालीलैंड के साथ खड़े हों। अच्छा जी, इसके साथ इजराइल ने बरह रास्त
جو टर्की के मफादात हैं उस पर वो हमलावर हुआ है। सिर्फ एक हफ्ते में उसने 2 बड़े इकदाम उठाए हैं। वहां मेडिटेरियन सी में उसने टर्की के खिलाफ अलायंस बनाया और इधर सोमालीलैंड, दोनों जगह पर टर्की है। सोमालिया के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स टर्की के हैं। तो टर्की के मफादात पर इजराइल बरह रास्त हमलावर हो चुका है और तीर कमान से निकल गया। सो नेतन्याहू स्ट्रेंथन डिफेंस एग्रीमेंट विद टर्की आर्क राइवल्स, यानी टर्की के दुश्मनों के साथ जाकर मुआहदा किया और सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया। तो सोमालिया जो है वो की एलाय है टर्की का, और जो इसकी टर्की की ये ईस्ट अफ्रीका की पॉलिसी है उसमें, यानी उसका जो सबसे बड़ा मुल्क है वो सोमालिया है, जहां पर उसकी बेस है और उसके बड़े इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं। एंड टर्की हैज मेड सम सीरियस इन्वेस्टमेंट्स देयर। एग्रीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, की एलाय है सोमालिया। उस सोमालिया में जंग छेड़ने की और छेड़छाड़ करने की कोशिश। इजराइल विल मोस्ट लाइकली आर्म सोमालीलैंड, ग्रीस एंड साइप्रस टू कीप टर्की इन चेक। तो इजराइल यूनान को असलहा देने जा रहा है, साइप्रस को देने जा रहा है और सोमालीलैंड को देने जा रहा है, जिसमें ज़ाहिर है टर्की के खिलाफ एक बड़ा इकदाम है और ज़ाहिर है मिस्र के खिलाफ, सऊदी अरेबिया के खिलाफ। लेकिन यानी इसमें इजराइल जो टर्की के इंटरेस्ट पर बरह रास्त हमलावर हो चुका है। अच्छा, अब इन मुल्कों का अंदाजा हो रहा है, अच्छा वो तो सेकंड फेज था और वहां पर हमारी फौजें जानी थी और 2 स्टेट सोल्यूशन होना था। मतलब वो जो इजराइल रोज कहता है हम 2 स्टेट नहीं बनने देंगे, लेकिन ये कह रहे नहीं बन रहा है। तो ये इजराइल के एम्बिशंस को नहीं समझ सके। इजराइल तो ये जो सोमालीलैंड वाला हुआ ये रातों रात हो गया है, इसके पीछे उनकी क्या पूरी प्लानिंग नहीं होगी और पता नहीं वो क्या क्या प्लानिंग। जब तो इजराइल को ना समझना उसके एम्बिशंस को, ये बड़ी गलती थी। तो अब ये मुल्क देख रहे हैं क्या करें, तो बड़ी तेजी के साथ इनके अप्रोच में तब्दीली आएगी। सऊदी अरेबिया का मैसेज गया है, इजरायली चैनल 12 ये कोट कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने ये जो रिकॉग्नाइज किया है सोमालीलैंड को, इससे सऊदी और इजराइल की नॉर्मलाइजेशन जब वो और भी दूर हो गई है और इसके नतीजे में इजराइल रीजन में आइसोलेट होगा। सऊदी अरेबिया का मैसेज है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने फलस्तीन में जो कुछ हुआ है उस पर अपने आप को यह नहीं किया कि हम नॉर्मलाइजेशन होगी नहीं, कभी भी नहीं होगी, जैसे ईरान का स्टांस है। तो वहां पर उन्होंने रखा हुआ है कि ठीक है हम नॉर्मलाइजेशन कर लेंगे। ये जो इकदाम हो रहे हैं इसमें अब वो बिल्कुल विड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन से। और दूसरा वो कह रहे हैं कि इजराइल आइसोलेट होगा रीजन के अंदर, यानी फलस्तीन के मामले पर ये इकदाम होने चाहिए थे जो नहीं हुए, जिसने इजराइल को हालाशेरी दी। बहरहाल ये पॉलिसी बैकफायर करेगी तो इजराइल जो है वो रीजन में फर्दर आइसोलेट होगा। और उन्होंने कहा, अब ये इजराइल का चैनल 12 है, नेतन्याहू की ये ख्वाहिश कि वो अगला इलेक्शन जीतना चाहता है, इसके नतीजे में रीजनल टर्मोइल बढ़ेगा। इजराइल को यह कैसा लगेगा अगर सऊदी अरेबिया ने फलस्तीनियों की सपोर्ट शुरू कर दी गजा में और वेस्ट बैंक में। फलस्तीनी रेजिस्टेंस की, जो कि सऊदी अरेबिया सपोर्ट नहीं करता फलस्तीनी रेजिस्टेंस को, अगर सऊदी अरेबिया ने फलस्तीनी रेजिस्टेंस की सपोर्ट शुरू कर दी तो फिर इजराइल को कैसा लगेगा? तुम यमन में आकर, सोमालीलैंड में आकर ये सारा कुछ कर रहे हो, तो फिर हम भी वहां पर आए तो कैसा लगेगा? तो ये सऊदी अरेबिया का मैसेज है। और अगली बात, अगर हमने हिजबुल्लाह की सपोर्ट शुरू कर दी तो कैसा लगेगा? ये इस तरफ जाना पड़ेगा, इन मुल्कों को जाना पड़ेगा। हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह इनका एसेट्स हैं अगर ये उसको सही मानों में इस्तेमाल करें। इजराइल को चेक में रखने के लिए, इजराइल को दायरे में रखने के लिए इनके पास तो बहुत बड़ा ये एसेट्स थे, बहुत बड़ी ताकत थे हिजबुल्लाह, जिसको इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की। अब जरा ये खबर देखिए मामलात किस तरफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर यूई बैक्ड ग्रुप्स जो हैं वो यमन में नहीं रुकते तो सऊदी अरेबिया के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको अंसारुल्लाह की मदद लेना पड़ेगी। अलायंस विद सना, यानी सना जो अंसारुल्लाह की बात हो रही है, लुक्स द ओनली वे फॉर सऊदी एग्जिट फ्रॉम यमन इम्पस। अब एक ही रास्ता बच गया, अंसारुल्लाह की मदद लें, यानी इनका कैपिटल सना है, तो सना पहुंचे और अंसारुल्लाह की मदद लेना पड़ेगी। अगर ये ग्रुप्स इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इनको फिर कैसे रोकेंगे? इनको फिर सऊदी अरेबिया कैसे रोकेगा ना? तो इसी तनाजुर में पहले बात भी हुई है जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो यानी ये कैसे टेबल जो टर्न कर रहा है। तो इजरायली इकदाम के नतीजे में ये मुल्क मुतहद भी होंगे, इनकी अप्रोच के अंदर तब्दीली भी आएगी, क्योंकि अब ये डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आ गए। फलस्तीन में जो कुछ हो रहा था ये इनके लिए डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट था, इन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया, अब करना पड़ रहा। उधर जो टकर कार्लसन है, जबरदस्त तहरीक जब वो वहां पर आगे बढ़ा रहे हैं, आज जो उन्होंने वहां पर बात की है उसने बिल्कुल इजराइल को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि ये जो यहां पर हमें बताया जाता है कि रेडिकल इस्लाम एक बहुत बड़ा खतरा है टू अमेरिका, ये तो इजरायली प्रोपेगेंडा है। क्या रेडिकल इस्लाम और ये क्या हमारे लिए खतरा है? कोई खतरा नहीं हमारे लिए, ये तो टोटल और प्योरली जो इजरायली प्रोपेगेंडा है। और इसके लिए में अमेरिका में बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई है और 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं।
اور اس کے اندر بہت بڑی ڈیبیٹ وہاں پر چھڑ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے 24 سال لاسٹ یعنی میں نے اس سارے کریئر کے دوران اور میں نے کسی امریکن کو نہیں دیکھا کہ وہ ریڈیکل اسلام کی وجہ سے جب وہ مارا گیا ہو. یعنی ریڈیکل اسلام ہمارے لیے اتنا خطرہ ہے تو میں نے ایک شخص کو بھی اس کی وجہ سے مرتے ہوئے امریکہ میں نہیں دیکھا. اور انہوں نے کہا کہ جو دوسرے ایشوز ہیں جیسے ڈرگ اوور ڈوز ہے, ان امپلائمنٹ ہے, انفلوئنس آف پورنوگرافی ہے, ویڈیو گیمز ہے آن امریکن یوتھ, ٹھیک ہے نا, اگر کوئی مارے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں. ان کا نتیجے میں جو ملینز آف امریکنز بینگ ڈسٹرائیڈ, اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو ریڈیکل اسلام کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو رہا ہو یا کوئی ڈیتھس ہو رہی ہوں. تو ریڈیکل اسلام کو امریکہ کے لیے ایک میجر تھریٹ پورٹرے کرنا, یہ اسرائیلی گورنمنٹ اور اس کے جو اتحادی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی وہ ٹیڈ کروز کی بات کر رہا ہے, وہ جو لنڈسے گراہم ہے اس کی بات, یعنی جو ان کے الائز یہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کا کام ہے کہ وہ ہمیں بتاتے کہ یہ تمہارے یہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. اٹ از فرام دا اسرائیلی گورنمنٹ and its many defenders and informal employees in the United States. اس کے انفارمل امپلائز جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو اپنے آپ کو امریکن بتاتے ہیں لیکن کام اسرائیل کے لیے کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا اسرائیل تو ہمارا کوئی اتحادی بھی نہیں ہے, یہ تو ایک لائبلٹی ہے. امریکہ میں بالکل ٹکر کارلسن نے ہلا دیا, وہ سارے بت توڑ دیے ہیں جو اسرائیل کی سپورٹ کے لیے بنائے گئے تھے. انہوں نے ایک ایک چیز کو, انہوں نے چوزن پیپل سے لے کر اسٹریٹجک سے لے کر مطلب ریڈیکل اسلام کے خلاف ایک الائنس سے لے کر سب بت توڑ دیے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل تو ہمارا کوئی اتحادی بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اوور دا ایئرز ہمیں یہ بتایا گیا, امریکنز کو بتایا گیا اوور اینڈ اوور اگین کہ ہماری جو تقدیر ہے وہ منسلک ہے اسرائیل کے ساتھ, ہماری تقدیر جڑی ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ کوئی سینس نہیں ہے کہ اسرائیل ہمارا کوئی امپورٹنٹ الائے ہو. انہوں نے کہا امپورٹنٹ تو چھوڑیں, اسرائیل ہمارا اتحادی بھی نہیں ہے, اور یہ تو ایک لائبلٹی ہے, یہ تو ایک بوجھ ہے جس نے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا. یہ ٹکر کارلسن نے یعنی ہلا دیا. تو یہ ایک تحریک ہے جو وہاں پر بہرحال جاری ہے. اب جناب نائجر سے بڑی خبر آ رہی ہے. نائجر, برکینو فاسو اور مالی, یہ تینوں ملک ہیں جہاں پر ملٹری لیڈرشپ آئی ہے, کو ہوئے ہیں, اس کو کو بیلٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور جو لیڈرشپ آئی ہے وہ بڑی محب وطن ہے, ٹھیک ہے نا. ویسے تو ڈکٹیٹرشپ کو ظاہر سپورٹ نہیں کیا جاتا, لیکن ایک سینیریو ہے کہ بھئی وہاں پر کالونائزیشن کا دور ہے, بیسز ہیں, وسائل لوٹے جا رہے ہیں, تو انہوں نے آ کر بھرپور انداز میں یہ کھڑے ہوئے ہیں اور ساری بیسز جو ہے ان کا خاتمہ کیا. تو ظاہر ہے ویسٹرن ملکوں کو یہ پسند نہیں ہے, امریکہ کو پسند نہیں ہے. تو اب وہاں پر ڈفرینٹ عام جو گروپس ہیں ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے یہاں پر ڈیسٹیبلائزیشن پھیلانے کے لیے. تو آج نائجر میں ان کی گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ مکمل موبلائزیشن کر دی جائے, یعنی نائجر کا ایک ایک شہری جو ہے وہ ہتھیار اٹھائے گا اور ان کے خلاف لڑے گا. نائجر جنتا آرڈر جنرل موبلائزیشن ٹو فائٹ آرمڈ گروپس, آتھورائز دا ریکوزیشن آف پیپل اینڈ گڈز ایز پارٹ آف دا انٹینسیفائڈ ایفرٹس ٹو کمبیٹ آرمڈ گروپ اکراس دا کنٹری. پیپل, پراپرٹی اور سروسز یہ ساری موبلائز کی جائیں ان دا ڈیفینس آف دا ہوم لینڈ, وطن کا دفاع کرنے کے لیے. ایوری سٹیزن جو ہے وہ رسپونڈ کرے امیڈیٹلی اگر کسی کو بھی کال اپ آرڈر آتا ہے وداؤٹ اینی ڈیلے, اور وہ وہاں پر ملک کے دفاع کے لیے جب وہ پہنچے. یہ بہت بڑا یعنی سٹیپ ہے, بہت بڑا اقدام ہے کہ نائجر کے اندر جنرل موبلائزیشن, یعنی فوج نہیں, ہر شہری ہتھیار اٹھائے گا. تو ظاہر ہے یہ کوئی مطلب بڑی ڈینجرس خبر ہے, کیونکہ ایک خانہ جنگی کی طرف یہ معاملات جب جا سکتے ہیں, اور پورا افریقہ آلریڈی کس حالت کے اندر ہے, اور پچھلی سینچری سے وہ کالونائزیشن کا دور اور پھر ڈیسٹیبلائزیشن, بہت سونا, ٹھیک ہے نا, بہت سارے ذخائر اور وسائل اور لوٹے جا رہے ہیں آئل صدیوں سے. تو اب ایک وہاں پر پراپر گریڈ گیم جب وہ جاری ہے. تو اب یہ نائجر کے اندر اچانک یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور ظاہر ہے کہ پھر باقی کنیکٹڈ ہے نا. نیچے نائجیریا ہے جس میں امریکہ نے حملہ کیا ہے, اوپر لیبیا ہے, ادھر برکینو فاسو ہے, مالی ہے. تو یہ بڑی ڈینجرس ہے, یہاں پر ایک اور سول وار جو ہے چھڑ سکتی ہے. تو جناب علی یہ میپ اگر آپ دیکھیں تو یہ چائنا نے اس طرح سے گھیر لیا ہے تائیوان کو. یہ 5 زونز جو ہے وہ انہوں نے ریسٹرکٹڈ زونز قرار دیے ہیں, کوئی بحری جہاز, کوئی ہوائی جہاز اس طرف نہ آئے. یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ انہوں نے تمام اطراف سے تائیوان کو گھیر لیا ہے. تو یہ ایک ریہرسل ہے کہ کیسے تائیوان کی سپلائی جو ہے وہ کٹ کی جا سکتی. تو اس محاصرے کو توڑنے کے لیے امریکہ کو چائنا کے اوپر اٹیک کرنا پڑے گا. امریکہ چائنا کے اوپر اٹیک کرے گا, جاپان آ کر چائنا کے اوپر اٹیک کرے گا. دیکھیں باتیں کرنے کی کچھ اور ہوتی ہیں, حملہ کرنے کا مطلب کیا ہوگا. یعنی محاصرہ کر لیا چائنا نے, تو امریکہ کو یہ محاصرہ توڑنے کے لیے چائنا پر اٹیک کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑی یعنی امپورٹنٹ بات ہے. اس نوعیت کا بلاکیڈ اس سے پہلے انہوں نے نہیں کیا.
तमाम इतराफ से ताइवान को उन्होंने इस वक्त घेरा हुआ है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।